ये मैंने ना लॉकडाउन में सबसे बड़ी गलती क्या की, मैं ऐसे लोगों के साथ था जो शॉर्ट टर्म वाले थे। अरे वो टाइम पे मैंने इतने अच्छे अच्छे शेयर्स खरीदे और सारे के सारे शेयर्स मैंने बेच दिए दो कितने 100-200 रुपए के प्रॉफिट पे। वो डबल ट्रिपल हो गया 3 साल में, ट्रिपल हो गया। टाटा मोटर्स 90 में लिया था, 110 में बेच दिया, वो पहुंच गया 600-700 रुपया। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता, लॉन्ग मेरे को तो लगता है भाई पूरे साल पैसा भी बचाओगे ना चलता है। जब मार्केट क्रैश होता है ना तब पैसा डालने का हिम्मत होना चाहिए, कैसे भी डालो। एक बार टेम्पररी लोन लेके डाल दो जो एडवाइजेबल नहीं होता, लोन लेके डाल दो, फिर जब मार्केट बूम आएगा तब तुम्हारे पुराने वाले बेच के रीपे कर देना। मतलब वो एडवाइजेबल नहीं होता, बट दिस इज द अपॉर्चुनिटी, यू शुड इन्वेस्ट, अच्छा अपॉर्चुनिटी। और 2-3 दिन मार्केट गिरेगा ना तब इन्वेस्ट करने का। दिमाग नहीं लगाना है तो निफ्टी 50 खरीद लो ना, वो निफ्टी 20, उसी में तुम लोग का बढ़ जाएगा 10-15% तो आराम से। हाँ, ऑन एन एवरेज। गोल्ड भी उतना ही देता है, बट नहीं ये बात नहीं है। हिस्टोरिकल डेटा देखो ना, हिस्टोरिकल निफ्टी और गोल्ड का रिटर्न सेम है। हिस्टोरिकल मतलब 25-30-50 साल का डेटा, तो शॉर्ट टर्म तो कुछ नहीं होता है। हाँ मेरे हिसाब से तो फिजिकल गोल्ड इज बेटर, फिजिकल गोल्ड इज बेटर। ज्वेलरी वुलरी नहीं लेने का बराबर। उसमें भी मेकिंग चार्जेस होता है, कॉइन्स में भी मेकिंग चार्जेस होता है। सेक्शन 50, 51, 52 3 सेक्शन अपना जीएसटी का पेंडिंग था जो तुमको याद नहीं था। मतलब मैं नहीं भी पढ़ाता था तुम लोग को चल जाता, फिर एग्जाम में आता तो गाली पड़ती मुझे अलग से। बेटा सेक्शन 50 बोलता है इंटरेस्ट अंडर जीएसटी। गवर्नमेंट बोलता है नीरज 2 टाइप का इंटरेस्ट इंडिया में एप्लीकेबल है। पहला, आपने टैक्स नहीं भरा या तो कम भरा। दूसरा, आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज कर लिया। आईटीसी अवेल किया मतलब क्रेडिट लेजर में एंट्री आ गया, 2.5 लाख रुपए का क्रेडिट मैंने ले लिया ये वाले मंथ में। बट अज्यूम करो ना मेरे पास 2.5 लाख का क्रेडिट है, नेक्स्ट 3 मंथ तक कोई सेल ही नहीं हुआ तो मेरा क्रेडिट यूज होने वाला नहीं है। तो अप्रैल में 2.5 लाख का क्रेडिट बैलेंस था, मई में सेम है, जून में सेम है, जुलाई में सेम है। अगस्त मंथ में क्या हुआ, अगस्त मंथ में मुझे किसी ने बोल दिया कि यार क्रेडिट तूने रॉन्ग लिया है, और मैंने अगस्त मंथ में 2.5 लाख का क्रेडिट रिवर्स कर दिया, तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्या वाला कोई इंटरेस्ट? मैंने क्रेडिट रॉन्ग लिया अप्रैल मंथ में, बट अप्रैल मई जून जुलाई तक मेरा कोई सेल नहीं था तो मेरा क्रेडिट यूज नहीं हुआ। क्रेडिट यूज नहीं हुआ तो मैंने टैक्स नहीं भरा, टैक्स नहीं भरा तो क्रेडिट बैलेंस 2.5 था। फिर एक बार मालूम पड़ा कि रॉन्ग क्रेडिट है तो मैंने रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया तो इंटरेस्ट आने वाला नहीं है। एक बार और, क्रेडिट बैलेंस कितना था अप्रैल में? 2,50,000, मई में 2,50,000, फिर 21 जून को मतलब 20 जून को मैंने रिटर्न फाइल किया। 20 जून को जब मैंने रिटर्न फाइल किया तो मैंने क्रेडिट 50,000 का यूज कर लिया टैक्स पेमेंट में। वापस से पूछ रहा हूँ, 30 अप्रैल का बैलेंस कितना था? 2,50,000। 30 मई का बैलेंस 2,50,000। 20 जून को मैंने 50,000 रुपए यूज कर लिया टैक्स पे करने में। अब कितना बैलेंस बचा? 2 लाख। अरे बट वो 2.5 लाख रुपया जो था वो रॉन्ग लिया था ना, तो अब जो 50,000 रुपया मिस यूज किया है, इंटरेस्ट सिर्फ उसी पे आएगा। 20 जून से स्टार्ट होएगा जब तक तुम लोग वो रिवर्स करते हो तब तक, जब तक तुम लोग रिवर्स करते हो तब तक। तो प्लीज रिमेंबर, क्रेडिट लेजर में अवेल करने पे, रॉन्ग अवेल करने पे इंटरेस्ट नहीं आता है। अवेल करके यूटिलाइज कर लिया तो इंटरेस्ट आएगा। अवेल किया रॉन्गली फिर रिवर्स कर दिया तो नो इंटरेस्ट। अवेल करके यूटिलाइज किया तो इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल। कैसे मालूम पड़ेगा यूटिलाइज हुआ? वो बैलेंस क्रेडिट लेजर का कम हो जाना चाहिए। क्या बैलेंस क्रेडिट लेजर का? बाय द रॉन्गली अवेल्ड। बाय द क्या बोला? कितने का क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड था? 2.5 लाख का। कितने का? 2.5 लाख का। और कितने का यूटिलाइज हुआ रॉन्गली? 50। तो इंटरेस्ट पूरे 2.5 लाख पे आएगा, 50 पे? 50 पे आएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? आंसर बोलेगा कोई प्लीज? मेरे पास है ना, मैंने अप्रैल में क्रेडिट लिया था, एक बराबर क्रेडिट लिया था 2 लाख का और एक गलत क्रेडिट लिया था 2.5 लाख का। टोटल क्रेडिट हो गया 4.5 लाख रुपया। तो सुन रहा है क्या? मई मंथ में मैंने क्रेडिट यूटिलाइज किया 50,000 रुपए का, सो मई में मेरा बैलेंस बचा 4 लाख रुपया, कोई इंटरेस्ट नहीं भरना है। जून में मैंने 1 लाख का क्रेडिट और यूज किया, कोई सुन रहा है? बैलेंस बचा 3 लाख रुपया, कोई टैक्स इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगस्त में मैंने और क्रेडिट यूज किया 50 का, कोई सुन रहा है क्या? बैलेंस कितना बचा? 2.5 लाख, तो भी इंटरेस्ट आने वाला नहीं है। सितंबर में मैंने और 1 लाख यूज किया, बैलेंस कितना बचा? 1.5 लाख। अब 1 लाख पे इंटरेस्ट आएगा।
मतलब इंटरेस्ट तभी एप्लीकेबल हो जाता है जब क्रेडिट बैलेंस जो है वो रॉन्गली यूटिलाइज क्रेडिट से कम हो गया। क्या बोला? रॉन्ग मतलब पहले वाला अज्यूम करेंगे गवर्नमेंट 2 लाख रुपया जो तुमने पहले यूज किया वो राइट वाला यूज किया है। कौन सा वाला यूज किया? राइट वाला। रॉन्ग वाले के नीचे बैलेंस गया तो इंटरेस्ट है, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं है। इतना टेक्निकल एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आईटीसी रॉन्गली अवेल करने पे इंटरेस्ट नहीं है, अवेल करके यूटिलाइज करने पे इंटरेस्ट है। कितना परसेंट? 18% पर एनम। कितना परसेंट? 18% पर एनम। इंटरेस्ट स्टार्ट होएगा वो डेट से जहां से मिस यूटिलाइज हुआ। तो जहां से आपका बैलेंस कम हो गया 1.5 लाख रुपया, सपोज ये 20 सितंबर को इसने 1 लाख यूज किया, तो 20 सितंबर से जब तक रिवर्स करोगे तब तक का इंटरेस्ट, 20 सितंबर से जब तक रिवर्स करोगे तब तक का इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे आएगा? जितना मिस यूटिलाइज हुआ। कैसे मालूम पड़ेगा कितना मिस यूटिलाइज हुआ? क्रेडिट बैलेंस गोज बिलो रॉन्ग क्रेडिट। क्या? क्रेडिट बैलेंस गोज बिलो। पहले वाले में क्रेडिट यूज किया था मई में या नहीं किया था? कि अरे बोलो यार, कितने का क्रेडिट यूज किया था? नहीं, 50 का। तो बैलेंस अभी भी रॉन्ग वाले से ऊपर है। फिर वापस से यूज किया 1 लाख का, बैलेंस अभी भी रॉन्ग वाले से ऊपर है। फिर यूज किया 50 का, बैलेंस अभी भी कितना है? 2.5 लाख, रॉन्ग वाले के जितना है। अरे बोलो यार। फिर जब सितंबर में एक्स्ट्रा 50 यूज किया या 1.5 लाख यूज किया या 1 लाख यूज किया, सॉरी, तो सितंबर में जब 1 लाख यूज किया तो बैलेंस 1.5 लाख हो गया। अब ये रॉन्ग वाले से ऊपर है या नीचे है? तो इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा? कितना इंटरेस्ट आएगा? डिफरेंस इज 1 लाख पे इंटरेस्ट आएगा। कितने पे आएगा? 1 लाख। समझेगा? सो 2 टाइप का इंटरेस्ट है, टैक्स नहीं भरा या रॉन्ग भरा उसका इंटरेस्ट है, या तो आईटीसी का इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 18% पर एनम। कितना है? 18% पर एनम। अगर आपने रिटर्न्स फाइल कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने बट लेट फाइल किया, अप्रैल का टैक्स 20 मई को मुझे भरना था, मैंने सपोज 27 मई को भरा, कभी भरा? तो मैंने रिटर्न फाइल किया बट लेट फाइल किया, तो जो इंटरेस्ट आएगा टैक्स कम भरा उस पर बेटा वो कैश बैलेंस पे आएगा। मतलब अप्रैल का लाइबिलिटी था मेरा 3 लाख रुपया, अप्रैल का क्रेडिट था मेरा 2 लाख रुपया, कैश था मेरा 1 लाख रुपया। कोई सुन रहा है? तो 1 लाख पे इंटरेस्ट आएगा 18% पर एनम। किस पे आएगा? मजा नहीं आया। किस पे आएगा? कैश बैलेंस पे। अगर ये 0 होएगा तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, सिंपल। सो अगर आपने टैक्स कम भरा है या लेट भरा है बट आपने रिटर्न फाइल करके बाद में भर दिया, तो फिर कैश लेजर का इंटरेस्ट है। किसका? बट अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, ऑफिसर ने आपको पकड़ा, किसने? और ऑफिसर ने आपको नोटिस भेज के टैक्स मांगा, कोई सुन रहा है क्या? तो लाइबिलिटी लेजर पे टैक्स इंटरेस्ट आएगा। किस पे आएगा? लाइबिलिटी लेजर कितना है? 3 लाख, तो इंटरेस्ट कितने पे आएगा? 3 लाख। नहीं समझा? अगर वॉलेंट्री टैक्स भरा तो कैश, ऑफिसर के बाद भरा तो लाइबिलिटी। लिखो प्लीज, नोटबुक में आईडीटी वाले में लिखना। अभी निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर था, अभी 23 पॉइंट पे आ गया। क्या किया था यार अभी तक? इंटरेस्ट सेक्शन 3 सेक्शन बाकी था आईडीटी में जो तुमको नहीं बताते। सेक्शन 50, 51, 52। सेक्शन 50 लिखो रेड पेन से। इंटरेस्ट अंडर जीएसटी, इंटरेस्ट अंडर जीएसटी, इंटरेस्ट अंडर जीएसटी। लिखो तो ये कर दिया अपन ने। टाइम वेस्ट करा रहे हो तुम लोग मेरा यार। क्यों आता नहीं है तुम लोग को? लिखो। अच्छा एग्जाम्पल भी लिखा है ना बस, तो फिर ओके। सेक्शन नंबर 51 एंड 52 मिल रहा है, वो भी देख लो, लिखवा दिए क्या? सेक्शन 51 टीडीएस, प्लीज अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है बेटा? टीडीएस इनकम टैक्स में होता है, इनकम टैक्स में क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, एडवांस टैक्स के लिए, कि भाई क्लास वाला नीरज का टीडीएस काट रहा है तो एवरी मंथ हम लोग को पैसा मिलता रहेगा, और जो क्लास वाला है वो जब क्रॉस वेरीफाई मतलब वो बताएगा नीरज का इतना टीडीएस है, नीरज को इतना इनकम बताने का है। बेटा जीएसटी में तो टीडीएस सेंसलेस है, बिकॉज टैक्स हर आदमी एवरी मंथ ही भरता है, तो इट इज ऑलरेडी एन एडवांस टैक्स। जीएसटी इज ऑलरेडी एन एडवांस टैक्स। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए 1 से 2A 2B 3B वो तो हो ही रहा है। तो टीडीएस जीएसटी में एप्लीकेबल गवर्नमेंट को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना तो एप्लीकेबल एक्चुअल में है।
टीडीएस वहां पे एप्लीकेबल है जहां पे गवर्नमेंट बोलता है क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट सोसाइटी, क्या क्या बोला, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट सोसाइटी बराबर है, बोर्ड और बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय गवर्नमेंट या तो पार्लियामेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी। कोई सुन रहा है क्या? बस यही 7 लोग हैं। क्या क्या बोला? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट सोसाइटी, गवर्नमेंट बोर्ड और बॉडी, पीएससी, और क्या बोला है? लोकल अथॉरिटी। बोर्ड और बॉडी मैंने साथ में लिखा है बराबर है। अगर इन लोग के 7 ट्रांजैक्शन है मतलब इन लोग पेयर है, पेयर मतलब ये पैसा देने वाले लोग हैं, मतलब ये रेसिपिएंट है, मतलब ये कौन है? तो बेटा इसमें से इन लोग नॉर्मली अनरजिस्टर्ड होते हैं, याद होएगा। तो आरसीएम में गवर्नमेंट आता है, तो गवर्नमेंट बोलता है हमको क्रॉस वेरिफिकेशन इधर पॉसिबल नहीं हो रहा है 2A 2B वाला, इसके लिए हम लोग यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल कर रहे हैं। सो अगर नीरज ने सप्लायर है, नीरज ने सर्विस दिया है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, किसको सर्विस दिया? और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मोर देन 2,50,000 का है, मतलब अपने एग्जांपल में मैं लिख रहा हूं, सपोज मैंने बोला है कि सर फीस 5 लाख रुपीज है और उसके ऊपर जीएसटी 890,000 रुपीज है, टोटल फीस हो गया 5,90,000 रुपीज का। कोई रिपीट करेगा क्या प्लीज? कितना का बिल मैंने बनाया? 5 लाख, मतलब वैल्यू इज मोर देन 2,50,000, पूरे साल का टोटल करना है। तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर 2.5 लाख के ऊपर है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तुम लोग को जब पैसा देगा तो वो बोलेगा नीरज 5 लाख रुपीज जो तूने बोला है ना, उसके ऊपर हम लोग 2% टीडीएस काटेंगे, 1% सी का, 1% एस का, और आय है तो 2% आय का। सी का कितना रेट है? एस का 1 और आय का 2%। किसके ऊपर टीडीएस काटेंगे बेटा? वैल्यू पे काटेंगे, ना कि जीएसटी पे। किस पे काटेंगे? वैल्यू पे, ना कि जीएसटी पे। तो तूने 5,90,000 मांगा था, उसमें से 5 लाख पे हमने टीडीएस काट दिया, 4,90,000 हो गया। कोई सुन रहा है क्या? प्लस तूने जो जीएसटी मांगा था 90,000 रुपया, वो तो हम लोग तुझे पूरा देंगे बिना कोई क्वेश्चन पूछे, और हम लोग तेरे को 5,80,000 देंगे। तूने कितना मांगा था? 5,90,000, बट मिला कितना? 5,80,000। कैसे हो गया ये 5,80,000? टीडीएस काटा 2% ऑन व्हाट अमाउंट? वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या वाला? इट इज ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैंने बोला सर ये तो मेरा लॉस हो गया, मैं आपसे 90,000 का जीएसटी लिया, वो मैं आपको भरने वाला था, अरे बराबर ना? तो मैं 90,000 भरूंगा, प्लस आपने भी 10,000 मेरा टीडीएस काट लिया, तो मैंने तो जीएसटी 1 लाख भर दिया। कैसे? 90,000 जो लिया वो तो भरना ही है, प्लस 10,000 तुमने जो टीडीएस काट के भरा वो भी तो जीएसटी में भरा है। तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं नहीं नीरज, ऐसा नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट ने एक रिटर्न फाइल किया आएगा तुम लोग को, GSTR7 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ को। पढ़ा है कि नहीं? क्या नहीं पढ़ा? रिटर्न अंडर जीएसटी हुआ है कि नहीं? हो गया पक्का? उसमें टेबल बनाया पूरा, और वो बनाया था पेनल्टी वाला, लेट फीस वाला, 5:2, 2:5, 5:5, 10:5। तो क्यों नहीं पढ़ के आए और बोल दिया नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ो, आईडीटी पढ़ाते हो, बोला उसमें 50 में से 35 आएगा यार, अजीब ही लोग है। तो ये GSTR7 अपन ने वो टेबल में लिखा होएगा, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट GSTR7 फाइल करेगा 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ को। जैसे ये GSTR7 फाइल करेगा, नीरज जो है, नीरज के 2A और 2B में दिखाई देगा। किधर दिखाई देगा? 2A 2B, और ये दिखाई देगा कैश लेजर में। किधर? तो इन लोग जैसे 10,000 काटेंगे, तेरे कैश लेजर में हम लोग 10,000 जमा कर देंगे, मतलब इसने टीडीएस काटा और तू उसका क्रेडिट ले ले। क्या लगा? तू उसका प्लीज बोलो। अज्यूम करो नीरज का इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी है 90,000 जो गवर्नमेंट से मिला, बराबर? पहले से कैश में कितना पैसा पड़ा हुआ है? तो अभी आपको सिर्फ कितना भरना है? 80,000। तो आपके जेब से एक्स्ट्रा पैसा नहीं गया, 90 ही जा रहा है। 10,000 का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, और बैलेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्रेडिट कितने का है? 10,000 रुपया। सुन रहे हो क्या? क्रेडिट कितने का है? 10,000 रुपीज। तो आपको कितना पे करना है? 80,000 कैश में बैलेंस पे करो। समझा है कि नहीं? सर पहले से कोई क्रेडिट पड़ा है तो परचेज वाला वो भी माइनस होएगा।
सपोज मेरा परचेज पे 50,000 का क्रेडिट ऑलरेडी था, प्लस टीडीएस का 10,000, टोटल कितना क्रेडिट हो गया 60,000, तो 90 माइनस 60 30,000 भरो, दैट्स इट। कोई सुन रहा है? इट इज अ नॉर्मल क्रेडिट। क्या इट इज अ? तो जैसे परचेज के टैक्स पे क्रेडिट मिलता है वैसे यहाँ पे भी क्रेडिट मिलेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इज दैट मच क्लियर? प्लीज आंसर बोलो। टीडीएस इज 5 ही पॉइंट, एकदम सिंपल। टीडीएस इज एप्लीकेबल टू होम? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट सोसाइटी, बोर्ड और बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। यहाँ पे 51% गवर्नमेंट का स्टेक होना चाहिए, और पीएसयू और लोकल अथॉरिटी, इन लोग के साथ ट्रांजैक्शन है तो इन लोग टीडीएस काटेंगे। TDS is applicable if the total value of contract is more than 2,50,000. TDS is applicable at the rate 2%, 1C, 1S. अरे यार समझेगा क्या? TDS is applicable on the gross value of supply, not the GST amount. चलो, not the GST amount. TDS जो डिडक्ट कर रहा है वो GSTR 7 फाइल करेगा 10th of succeeding month, और सामने वाले के 2A 2B में क्रेडिट आ जाएगा सेम मंथ में, और वो उसको यूज कर सकता है। क्या बोला? यूज कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होएगा अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट सोसाइटी के बीच में ट्रांजैक्शन है तो। किसके बीच में? नहीं यार, किसके बीच में? गवर्नमेंट सोसाइटी और पीएसयू के बीच में ट्रांजैक्शन है तो। अरे किसके बीच में यार? पीएसयू और दूसरे पीएसयू के बीच में ट्रांजैक्शन है तो। इसके बीच में एक लास्ट बार पूछ रहा हूँ, पीएसयू और गवर्नमेंट बॉडी, कोई सुन रहा है? गवर्नमेंट बॉडी और मतलब जो ऊपर 6 लोग हैं ना, उन लोग के आपस के बीच में ट्रांजैक्शन है तो टीडीएस आने वाला नहीं। किसके बीच में ट्रांजैक्शन है तो? 6 कैटेगरी के बीच में तो आने वाला नहीं है। तो 1 HPCL इज अ पीएसयू, BPCL इज अ पीएसयू, ये दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन है तो जीएसटी आने वाला नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? आंसर बोलना प्लीज बेटा। सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई और रेसिपिएंट बराबर है। सप्लायर मतलब नीरज महाराष्ट्र का है, प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब नीरज ने लेक्चर भी महाराष्ट्र में ही लिया है, गवर्नमेंट की कोई लेक्चर लिया है समझो ना, और गवर्नमेंट जो है वो भी महाराष्ट्र की ही गवर्नमेंट है। बेटा टीडीएस कौन काटता है? रॉन्ग नहीं बोलना, बस नहीं बोलोगे तो चलेगा। सप्लायर या रेसिपिएंट? जल्दी बोलो यार। रेसिपिएंट। अरे सप्लायर कैसे काटेगा? मैं बिल बना के दे रहा हूँ, सामने पेयर टीडीएस काटता है ना, तो पैसा देने वाला कौन है? रेसिपिएंट। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि नीरज हम लोग तेरा टीडीएस काट के देंगे। मैं प्लीज बोलना, मैं कहाँ पे हूँ? महाराष्ट्र। लेक्चर कहाँ पे लिया? तो मैंने सी और एस जीएसटी कौन सा चार्ज किया होगा? कौन सा? महाराष्ट्र वाला ना। तो महाराष्ट्र जब टीडीएस काटेगा तो मुझे महाराष्ट्र में क्रेडिट बिंदास मिलेगा। तो टीडीएस एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल। कितने लोगों को नहीं समझा है? श्योर? नीरज कहाँ पे? लेक्चर लिया गुजरात में, गवर्नमेंट थी गुजरात की, टीडीएस कौन काटता है? रेसिपिएंट। तो गुजरात की गवर्नमेंट को मैंने लेक्चर दिया, गुजरात की गवर्नमेंट ने टीडीएस काटा। महाराष्ट्र वाला गुजरात में लेक्चर ले रहा है, बिल पे कौन सा टैक्स आएगा? आईजीएसटी का तो क्रेडिट कहीं पे भी मिलता है ना यार, तो अगर क्रेडिट मिल रहा है तो टीडीएस एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल। नहीं समझा? प्लीज कमेंट। नीरज लेक्चर, गवर्नमेंट, गुजरात की गवर्नमेंट को कोई ट्रेनिंग करवाना था महाराष्ट्र के अंदर, मेरे को अप्रोच किया, महाराष्ट्र वाले ने महाराष्ट्र में ट्रेनिंग करके दिया। बिल पे कौन सा टैक्स है? सी और एस महाराष्ट्र वाला। गवर्नमेंट कौन सी है? गुजरात वाली। गुजरात वाली गवर्नमेंट टीडीएस काटेगी। अब गुजरात वाली गवर्नमेंट टीडीएस काट के तो गुजरात में भरेगी ना यार, और मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो गुजरात का क्रेडिट महाराष्ट्र में मिलने वाला नहीं है, तो ये लॉस हो जाएगा बिकॉज टीडीएस इज एक्स्ट्रा टैक्स। तो यहाँ पे टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। When is TDS not applicable? When the location of supplier and the place of supply is different from location of recipient. क्या वाला? When the location of and the place of supply is different from the location of recipient. यहाँ पे देखो सब सेम था तो चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। यहाँ पे place of supply और recipient दोनों सेम स्टेट है तो TDS आएगा नहीं आएगा? आएगा। अगर सपोज नीरज महाराष्ट्र का है, नीरज ने लेक्चर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए लिया है, बट नीरज ने गुजरात में लेक्चर लिया है, तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट टीडीएस काटेगी। नीरज महाराष्ट्र का ही आदमी है, क्रेडिट मिल सकता है नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। टीडीएस एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल।
क्या डिफरेंट होना चाहिए? सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर दोनों रेसिपिएंट से डिफरेंट है, ये दोनों सेम है और ये अलग है, तो टीडीएस एप्लीकेबल होने वाला। इज दैट पॉइंट क्लियर? अभी कोई नॉर्मली ये कोई एग्जांपल नहीं देता है, महाराष्ट्र गुजरात पंजाब है तो क्या होएगा? तो टीडीएस आना चाहिए। अरे नीरज महाराष्ट्र का लेक्चर पंजाब में लिया और गुजरात की गवर्नमेंट के लिए, बट आईजीएसटी का क्रेडिट तो सब जगह मिलता है ना यार, तो टीडीएस आना चाहिए, बट कुछ बोला नहीं है, मॉडल भी साइलेंट है उसके बारे में। कोई सुन रहा है? लिखो रेड पेन से, सेक्शन 51 टीडीएस अंडर इनकम टैक्स, हाँ टीडीएस अंडर जीएसटी, सॉरी सेक्शन 51 टीडीएस अंडर जीएसटी। मॉड्यूल आया क्या कोई? टीडीएस अंडर जीएसटी, उसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेबल टू नेक्स्ट लाइन पे पॉइंट नंबर ए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नेक्स्ट लाइन पे गवर्नमेंट एजेंसी नेक्स्ट लाइन पे गवर्नमेंट सोसाइटी नेक्स्ट बोर्ड और बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ब्रैकेट्स में 51% स्टेक और क्या लिखोगे? और सेटअप बाय द पार्लियामेंट, एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट और सेटअप बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट कुछ बचा है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड नेक्स्ट लोकल अथॉरिटी। एक लाइन छोड़ के अब नीचे पेंसिल से लिख दो, चलेगा? पेंसिल से लिखना, TDS is applicable when payer is all of the above person. TDS is applicable when payer is all of the above person. Payer is all of the above person. Brackets में that is recipient. समझ रहा है कि नहीं यार? नो पॉइंट नंबर 2, TDS is applicable when और रेड पेन से aggregate value of contract value of contract लिखा है? क्या लिखोगे? exceed rupees 2,50,000, exceeds rupees 2,50,000, exceed rupees 2,50,000. Point number 3, rate of TDS is कितना यार? 2%. नेक्स्ट ब्रैकेट्स में 1% CGST, 2% ऑफ वैल्यू मैं लिखा दो, 2% ऑफ वैल्यू लिख दो। ब्रैकेट्स में 1% CGST, 1% क्या था? SGST, 1% SGST। क्लियर है? और क्या है? नहीं, नेक्स्ट लाइन पे लिखो, नोट लिखना, वैल्यू मीन्स वैल्यू एक्सक्लूडिंग GST, ये एग्जांपल कॉपी करो प्लीज यार।
कोई कॉपी कर रहा है अभी भी? लिखा? उसके बाद लिखो पॉइंट नंबर कौन सा है? 4. टैक्स डिडक्टेड बाय द पेयर, tax deducted by the payer shall be what? Deposited, shall be deposited to the government, shall be deposited to the government, and detail of which must be furnished, and detail of which must be furnished in GSTR what? 7. In GSTR 7. In GSTR 7 लिखा है by 10th of succeeding month, by 10th of succeeding month, सबका सेम एग्जैक्ट 10th of succeeding month, GST में सब सेम लिखा है. पॉइंट नंबर कौन सा है? 5. TDS deducted by the payer, will be available as credit, to the payee through electronic cash ledger, इतना पॉइंट क्लियर है. एंड नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट है? रेड पेन से. TDS is not applicable, TDS is not applicable. Point number A, when transaction is between persons referred in point 1, when transaction is between persons referred in point 1, example between PSU to PSU, लिखा है, और between one government department to another government, between government department and government society, लिखा है. एंड पॉइंट नंबर बी, यही वाले सेक्शन का पॉइंट नंबर बी, if the location of रेड पेन से supplier and the place of supply, if the location of supplier and the place of supply is different from the location of recipient, लिखा है. बोलो यार. नेक्स्ट लाइन पे लिखो या ब्रैकेट्स में लिखो, however if IGST is applicable, then क्या? TDS will always be applicable. If IGST is applicable, TDS will always be applicable. फिर ये एग्जाम्पल कॉपी करो प्लीज.
वही तो कॉपी कर रहा होगा, क्या नहीं समझा? तो क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या हो गया था? पिकनिक का क्या है अपने, ऐसा हो गया? चलना है तो चल सकते हैं अभी भी। अरे एग्जाम तो हर 3 महीने में आती है यार। अरे यार पिकनिक तो एक ही बार होगी साल में यार, एग्जाम हर 3 महीने में, क्या करें? पास होने के बाद बेटा शक्ल भी नहीं दिखाता है कोई, बिकॉज पेड़ा देना पड़ता है। पेड़े के पैसे बचाने के लिए स्टूडेंट शक्ल भी दिखाते नहीं, मैसेज कर देते सर इतना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बस। मस्त जोमेटो का ज़माना है, जोमेटो पे एड्रेस डाल के बेच सकता है आदमी पेड़ा, बट नहीं बेचता है। तुम लोग लिखो तो सर पास हो गया और एड्रेस भेजो, पेड़े बेचता हूँ, तुरंत एड्रेस भेजूंगा, नहीं तो मैं खुद ही वी फास्ट कर दूंगा। पेड़े लेके रख लेना, मेरा कुरियर वाला आके लेके जाएगा। कॉपी कर लिया है क्या? अच्छा, ये हटा दो। यहाँ पे बेटा एक सप्लायर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, मतलब अमेजोन है, क्या सुन रहा है क्या? और यहाँ पे रेसिपिएंट है, बराबर है। अगेन गवर्नमेंट को बेटा इसमें ना कोई जीएसटी में ना तो एडवांस टैक्स चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी एडवांस टैक्स ही है, ना कोई क्रॉस वेरिफिकेशन है, बिकॉज वो 1 to 2B से हो ही जाता है। बट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वेरीफाई करना डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए इन लोगों ने टीडीएस डाला। एग्जैक्टली वही रीजन से गवर्नमेंट बोलता है कि यार रेसिपिएंट जो है अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करता है, और अमेजोन जो है वो इससे अमाउंट कलेक्ट भी करता है। क्या करता है? अमाउंट कलेक्ट करता है। तो अगर आप जब ऑनलाइन ऑर्डर बुक करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन जो भी पेमेंट करोगे अमेजोन के पास जाता है, और वो पेमेंट जो इन लोग ने लिया है वो इन लोग सप्लायर को दे देते हैं। किसको दे देते हैं? सप्लायर। अब क्या है बेटा, सप्लायर जब अपना वन फाइल करता है तो वो वन में बताता है कितना रजिस्टर्ड लोगों को, कितना अनरजिस्टर्ड लोगों को बेचा। कोई सुन रहा है क्या? तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कितना बेचा है वो क्रॉस वेरीफाई करना है। किसके थ्रू कितना बेचा है? ई कॉमर्स। बिकॉज अगर रजिस्टर्ड को बेचा तो 1 से 2A 2B में जाएगा ना, अमेजोन के नहीं, वो रेसिपिएंट के जाएगा। कोई सुन रहा है क्या? तो ई कॉमर्स, सपोज मैंने ऐसा बताया कि मैं अमेजोन से 50 लाख का माल बेच रहा हूँ, तो क्या अमेजोन ऐसा बता रहा है कि हमारे थ्रू नीरज ने 50 लाख का माल बेचा है? तो सपोज अमेजोन बता रहा है नीरज नाम के आदमी ने 70 लाख का माल बेचा है, नीरज अपने रिटर्न में बता रहा है 50 लाख का माल बेचा है, तो मिसमैच हो रहा है नहीं हो रहा है? तो वो मिसमैच कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए इन लोग ने चालू किया है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। क्या चालू किया? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये रॉन्ग है, एक्चुअली उल्टा है। इनकम टैक्स में टीसीएस लॉजिकल है कि कार बेचने वाला 10 लाख के ऊपर की कार बेचेगा तो कार के पैसे के साथ एक्स्ट्रा टैक्स लेगा। क्या? कार के पैसे के साथ। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है बेटा। सपोज नीरज ने अमेजोन के थ्रू सामान बेचा है पूरे महीने में 50 लाख का, उसमें से 10 लाख का सेल रिटर्न आ गया, तो नेक्स्ट सेल कितना हो गया? तो 40 लाख पे 0.5% अमेजोन को टीसीएस काट के नीरज को देना है। अरे एक्चुअली टीडीएस ही है। कितना पेमेंट कस्टमर ने अमेजोन को किया? 50 लाख, उसमें से सेल्स रिटर्न हो गया 10 लाख। सो नेट कलेक्शन अमेजोन के पास कितना है? 40 लाख। अरे बोलो यार, नेट कलेक्शन इज, तो 40 लाख में से वो अपना कमीशन वमीशन माइनस करके नीरज को देगा ना। अरे बोलो यार, तो जब वो नीरज को पैसा रिमिट करेगा ना, सपोज कमीशन काट के नीरज को 30 लाख मिलने वाला था, वो 1% 40 लाख पे, अमाउंट जितना दिया उस पे नहीं, नेट सेल्स पे। किस पे? नेट सेल्स। तो नेट सेल्स जितना नीरज के थ्रू, नीरज ने अमेजोन के थ्रू माल बेचा है, सपोज 40 लाख का माल बेचा है, तो 40 लाख पे 0.5% टीसीएस वो काटेगा और फिर उसके 30 लाख में से और माइनस करेगा। अमेजोन का कमीशन कितना था? 10 लाख। अरे यार, अमेजोन का कमीशन कितना था? 10 लाख। टोटल माल कितने का बेचा? 40 लाख। तो नेट सेल्स कितना था? 40 लाख। अमेजोन का कमीशन माइनस करके नीरज को कितना देंगे? 30 लाख। बट ये 30 लाख में से टीसीएस और माइनस करेंगे। कितना टीसीएस? 0.5% ऑफ 40 लाख। अरे यार, 0.5% ऑफ 40 लाख मतलब 2000 या 20,000 कुछ आएगा, तो 20,000 और माइनस करके देना है, सो दैट गवर्नमेंट क्रॉस वेरीफाई कर पाए कि अमेजोन ने 40 लाख पे टीसीएस काटा है, मतलब 40 लाख का माल बिका है। तो क्या नीरज ने 40 लाख का बताया? नहीं बताया। बताया है तो ठीक है, नहीं बताया तो मिसमैच है। सेम है, नीरज को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। अगर कभी गलती से घर पे जीएसटी पड़ा है
तो अमेजॉन जो है वो GSTR 8 में TCS का डिटेल देगा 10 तारीख को, और नीरज के 2A 2B में उसका क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाएगा. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ दिस इज एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, एप्लीकेबल एट द रेट 0.5% ऑफ नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई. क्या नेट वैल्यू ऑफ, नॉट एप्लीकेबल if the goods are sold by the Amazon of the Amazon. टाइटन की वेबसाइट है, टाइटन की वेबसाइट से नीरज ने फॉसिल की घड़ी खरीदी, तो टाइटन की वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है और वो TCS काट के फॉसिल को देगी. किसकी वेबसाइट है? नीरज घड़ी खरीद रहा है फॉसिल की, सेलर फॉसिल है, बायर नीरज है और ई कॉमर्स ऑपरेटर टाइटन है. TCS एप्लीकेबल है. टाइटन की वेबसाइट है, टाइटन की वेबसाइट से नीरज ने घड़ी खरीदी टाइटन की, सेलर कौन है? टाइटन, और बेच भी कौन रहा है? टाइटन. तो वो वाले पे TCS आने वाला नहीं. अरे अपने आप से TCS काट के अपने आप को भरेगा, कोई सेंस बनने वाला नहीं है. सो TCS इज नॉट एप्लीकेबल इफ सप्लायर एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर आर सेम. मतलब TCS इज एप्लीकेबल व्हेन गुड्स ऑफ अदर सप्लायर आर सप्लाइड थ्रू ECO. क्या गुड्स ऑफ other supplier is supplied through ECO, and it is applicable only when amount is collected by ECO. Hypothetically assume करो कि अगर hypothetical के एग्जाम्पल रॉन्ग है बट समझेगा, ओला में आप अगर ड्राइवर को कैश देते हो तो क्या ओला के पास पैसा जाता है? तो ड्राइवर के पास जा रहा है तो ओला TCS काटेगा कहां से? तो अज्यूम करो कैश ऑन डिलीवरी में पॉलिसी है अमेजॉन का कि अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो डायरेक्टली सेलर को पैसा जाएगा. किसको? तो डायरेक्टली सेलर को जाएगा. इसका मतलब अमेजॉन TCS काटने वाला नहीं है. अमाउंट हैज टू बी कलेक्टेड बाय अमेजॉन, अमाउंट हैज टू बी कलेक्टेड बाय, एंड TCS इज नॉट एप्लीकेबल इफ 9(5) इज एप्लीकेबल. 9(5) में 4 था, 9(5) में 4 सर्विस है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मतलब ओला वोला, होटल अकोमोडेशन अगर अनरजिस्टर्ड है तो, रेस्टोरेंट्स अगर जोमेटो के थ्रू है तो जोमेटो भरेगा, बट अमीर होटल वाला है तो होटल वाला भरेगा. ओमनी बस सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट नॉन बॉडी कॉर्पोरेट वाला. अरे सुन रहे हो क्या? ये सब रूल क्यों ऐसा, क्या हालत है अपनी ऐसी? अरे DT पे ब्लेम नहीं कर सकते बेटा आप लोग. अभी तो आपने बोला कि 2-3 चैप्टर बाकी है. ये तो सेक्शन 9 तो पहले तीसरे चौथे लेक्चर का था. मैं वापस से एक बार बोल देता हूँ, DT मेरा फेवरेट है बिकॉज उसमें सब सम्स आते हैं, मज़ा आता है, एडजस्टमेंट आता है. बट मार्क्स बेटा IDT ही देगा. पेपर टफ भी हो तो IDT मार्क्स देगा. मेरे पास एक मैसेज है, तुम लोग देख सकते हो. मतलब बहुत ऐसा, देखो हम लोग का लाइफ ऐसा है, गाली भी पड़ती है, अच्छा भी मिलता है. एक लड़के का कल भी रिजल्ट आया ना, कल परसों, तो मैसेज आया, बोला सर पूरा GST आपके बुक में से आया, छाप के पूरा सेम. पर बहुत सारे ऐसा भी बोलेंगे नहीं यार थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के कोई सुन रहा है. जो पास होता है उसको लगता है सेम आया है, कोई नहीं होता है उसको लगता है कि शायद कम पढ़ाया होगा, कोई सुन रहा है. बट गारंटीड है GST अपनी बुक में से आएगा. वो जो बुक दी है ना फाइल, उसी में से आएगा. तुमको क्रैक करने आना चाहिए. मतलब सम कुछ अलग आ गया, तुम बोलोगे अरे अरे तो सम पढ़ाया नहीं. सम कभी कोई नहीं पढ़ाता है, कोई सुन रहा है. नसीब होते हैं कि सेम सम आ जाता है. जैसे कॉस्टिंग हर अटेम्प्ट ईजी आता है, कॉस्टिंग में हर अटेम्प्ट में धुआंधार मार्क्स आते हैं. एक क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ 97 आया एक बंदे को कॉस्टिंग में. CA इंटर में 97 मतलब कितनी बड़ी बात है. कोई सुन रहा है क्या? नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं यार? अपने क्लास में बहुत अच्छा है, 75-80 आया लोगों को आराम से एकदम, देखा है मैंने. तो कॉस्टिंग हमेशा अच्छा ही आता है. तो सुन रहा है क्या? किसकी बात चल रही है? टैक्स. तो बेटा DT में ना पेपर ट्रिकी बनाना उन लोगों के लिए बहुत सिंपल है, बिकॉज 50 मार्क में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है. IDT में ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मार्क का पेपर ट्रिकी बना सकता है. उसके बेसिस पे तुम बोलोगे कि पेपर ट्रिकी था तो तुम डैश हो. अरे एग्जाम दे रहे हो, अरे एग्जाम तुम दे रहे हो तो साला 5-10 मार्क का तो ट्रिकी बनाएगा ही ना. तुम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि पूरा 50 मार्क की ईजी होना चाहिए. तो वापस से बोल रहा हूँ DT इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट IDT को सेकेंड रख के DT फर्स्ट रखना इज सेंसलेस. मतलब इट इज़ द फर्स्ट एंड द बेसिक स्टेप टू फेल इन एग्जाम. वो फर्स्ट स्टेप वही होता है. IDT बाद में पढ़ेंगे. एक स्टूडेंट है मेरी CS की, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी. मतलब CS में नॉर्मली क्या होता है, बच्चे लोग इतने सीरियस नहीं होते हैं, CA के लेवल के इतने सीरियस नहीं होते हैं बट इतने नहीं होते. हैंडफुल ऑफ देम आर सीरियस. उन लोग को लगता है ईजी है, CS ऐसे निकल जाएगा. सो एक लड़की थी लास्ट अटेम्प्ट में, अरे ब्रिलियंट चाइल्ड. मतलब आई एक्सपेक्टेड हर कि इसको एग्जामिशन आ सकता है. CS का पेपर बहुत ईजी आया था, टैक्स का बहुत ईजी आया था, मार्क्स भी बहुत अच्छा है, बट वो लड़की फेल हो गई.
एंड मैं शॉक में था, जैसे तुम लोग शॉक में लग रहे हो मुझे एक दो जन। तो उसका फ़ोन आया सामने से, बोलती है सर मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि टैक्स तो मुझे आता ही है, बाकी सब्जेक्ट नहीं आते। तो मैं बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में घुस गई और टैक्स लास्ट के 1 महीने में हाथ में लिया। और जब लास्ट के 1 महीने में हाथ में लिया तो मुझे लगा कुछ आता ही नहीं है। ये मेरे साथ हुआ है सेम। मेरा एफएम का प्रोफेसर था, इतना बाप प्रोफेसर था, आज तक मुझे वैसा प्रोफेसर मिला नहीं वापस। एफएम और एक मैथ्स का बहुत अच्छा प्रोफेसर था। तो सी ए इंटर में एफएम जो था ना उसकी, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि एफएम में तो 90+ आ ही जाएगा, क्यों पढ़ूँ। और मैंने भी वही किया, मैंने पढ़ाई नहीं किया। फिर लास्ट के 1 महीने में पढ़ने बैठा, आई वॉज क्लूलेस, अरे अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कोई सुन रहा है क्या। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, तुम आईडीटी सिंपल है या अच्छा है या बुरा है, जो भी सोच के अगर लास्ट में पढ़ोगे नई रिवीजन हो पाएगा। प्लीज़ अभी जाके 6 दिन में आईडीटी खत्म होता है, फ्लैट 6 डेज। अगर 7 घंटा पढ़ोगे तो 6 दिन में हो जाएगा। तो प्लीज़ अभी आईडीटी पढ़ना चालू करो। डीटी टेस्ट दिया तो पढ़ ही लिया होगा, जो पेंडिंग है पेंडिंग रखो, आईडीटी खत्म करो पहले। कोई सुन रहा है, लिखो प्लीज, रेड पेन साइडिंग देना। टीसीएस, अच्छा 9(5) में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ड्राइवर को टीसीएस काट के देगा, ड्राइवर तो टैक्सी नहीं भर रहा है, करेगा क्या। तो लिखो रेड पेन साइडिंग देना, सेक्शन 52 टीसीएस अंडर इनकम जीएसटी। ठीक है, अंडर दैट राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, टीसीएस इज एप्लीकेबल TCS is applicable if supply is made red pen से through electronic commerce operator, if supply is made through electronic commerce operator। Point number 2, TCS sorry tax is collected by रेड पेन से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। टैक्स इज कलेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, क्या था। पॉइंट नंबर 3, TCS is applicable only when रेड पेन से amount is collected by electronic commerce operator। पॉइंट नंबर, हाँ वो वाला, मतलब डायरेक्टली कैश ऑन डिलीवरी में पेमेंट कर दिया तो नहीं आएगा। पॉइंट नंबर कौन सा है, 4, TCS इज एप्लीकेबल एट द रेट, क्या, रेड पेन से 0.5%। ये प्लीज़ सुन लो, बाद में परेशान नहीं करना। मॉड्यूल में पुराना रेट दिया है तो प्लीज़ 0.5% ही लेके करना है, बराबर है। पहले 1% था, अभी 0.5 हो गया है। TCS इज अवेलेबल एट द रेट 0.5%, ब्रैकेट्स में 0.25% CGST एंड 0.25% SGST। 0.25% CGST, 0.25% SGST। नेक्स्ट क्या बचा, पॉइंट नंबर 5, TCS is applicable on रेड पेन से नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, लिखा है ब्रैकेट्स में, दैट इज सेल्स मेड ड्यूरिंग द मंथ, माइनस sales return during the said month, लिखा है। पॉइंट नंबर कौन सा है, 6, वो लिखा है क्या अदर सप्लायर वाला पॉइंट, नहीं ना। पॉइंट नंबर 6, TCS is applicable only when goods are supplied by रेड पेन से
other suppliers through electronic commerce operator. Example, if Fossil watch is sold through Titan website, then TCS will be applicable. बोलना पड़ेगा बेटा, will be applicable, बराबर है. नेक्स्ट लाइन पे, however if Titan watch is sold through Titan website, then TCS is not applicable. लिखा है. एंड लास्ट पॉइंट नंबर जो भी है, if TCS is applicable, then क्या, then details have to be uploaded in GSTR 8 by 10th of succeeding month. Details will have to be uploaded in GSTR 8 by the 10th of succeeding month. लिखा है. नेक्स्ट लाइन पे, TCS collected will be available as what? Will be available as credit. To the supplier. Is that point clear? So that was your IDT जो अपना पेंडिंग था. बाकी आई थिंक सब समझ गया होगा. क्लियर है? प्लीज़ रिक्वेस्ट है बराबर से बोल के जाना. टोटल इनकम में कुछ नया पॉइंट है या सेम था? सेम है. वापस से मैं बोल रहा हूँ, टोटल इनकम प्रैक्टिस करो. वो तो SCZ वाला तो अपन ने सम किया ही नहीं होएगा, इसलिए तुम लोग को नया लगा होगा. बाकी सब सेम था. AMT VMT क्या करो, मॉड्यूल है किसका? इनकम टैक्स वाला DDS. पेज नंबर 7.135. 7.100 पे आ गया. 100 7.100 पे क्वेश्चन 13 है. 7.100 पे क्वेश्चन 13 है. मिला? मिस्टर गुप्ता, ये TDS करा रहा हूँ इनकम टैक्स वाला. इनकम टैक्स, मिस्टर गुप्ता इज अ रेसिडेंट इंडियन, इज रिटेल बिजनेस एंड इज टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 वाज 12 करोड़. समझता है तो 12 करोड़ हिंट दिया, मतलब टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है. ही रेगुलरली परचेजेस द गुड्स फ्रॉम अनदर रेसिडेंट, मिस्टर अग्रवाल, अ होलसेलर, एंड एग्रीगेट पेमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 was ₹95 lakh, 20 lakh on 1st June, 25 lakh on 12th August, 22 lakh on 23rd November, and 28 lakh on 25th March. Assuming the said amount has been credited to Mr. Agrawal in the books of Mr. Gupta on the same date, Mr. Agrawal's turnover was 15 crore rupees. मिल रहा है क्या? Based on above fact, examining the TDS applicable TCS implication if any under Income Tax Act. आगे नहीं पढ़ रहा हूँ मैं. So बेटा याद होएगा तो एक गुप्ता रेसिडेंट है, रिटेल बिजनेस है, टर्नओवर 12 करोड़ है. ये रेगुलरली परचेज द गुड्स, तो परचेज द गुड्स है और TDS है, तो याद होएगा तो 194Q परचेज किया पड़ाया था. क्या बोला? 194Q. 50 लाख के ऊपर का पेमेंट हो रहा है, 10 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है, तो TDS विल बी एप्लीकेबल एट व्हाट रेट?
0.5 1 0.1 या 1 ऑन दी एक्सेस अमाउंट, क्या ऑन दी। तो देखो बेटा, पहला पेमेंट 20 लाख का किया प्लस 25 लाख 45 लाख हो गया। 45 लाख के बाद और 22 लाख कितना हो गया 67 45 लाख प्लस 22 लाख 67 लाख और 28 लाख, मतलब 50 लाख का इनकम क्रॉस हो रहा है। और 50 लाख क्रॉस हो रहा है 12 अगस्त वाले पेमेंट में। कहाँ पे 12 अगस्त वाले। तो टीडीएस आएगा नहीं आएगा, आएगा। सो 194 क्यू में जाएगा। नीचे आंसर देखना प्लीज, मिला थर्ड पैराग्राफ में। सॉरी 23 नवंबर को क्यों हो रहा है, अच्छा डेट आगे वाली है, सॉरी डेट आगे वाली है। 23 नवंबर को 22 लाख वाले में एक्सीड हो रहा है, बराबर है। सो प्लीज एक मिनट रुको ना, पहले 45 लाख हो गया, 45 लाख प्लस 5 लाख, 50 लाख पे टीडीएस नहीं आएगा तो ये 17 लाख पे आएगा और बाकी 28 लाख पे तो पूरे पे आएगा। तो इसलिए वहाँ पे नीचे लिखा है 17 लाख पे 0.1 1700 आएगा और नीचे 28 लाख पे 0.1 2800 पूरा आएगा। अरे मिल रहा है क्या, टोटल करोगे तो टोटल इज जो भी 50 लाख के ऊपर 48 लाख पे आ रहा है, मिल रहा है कि नहीं। आगे पढ़ोगे, व्हाट वुड बी योर आंसर, सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन का। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ गुप्ता टर्नओवर was 8 करोड़ एंड ऑल अदर फैक्ट रिमेन द सेम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुप्ता का टर्नओवर 8 करोड़ है, मतलब 10 करोड़ के नीचे, तो उसको 194 क्यों एप्लीकेबल नहीं है। बट याद होएगा तो टीसीएस में भी अपन ने पढ़ा था कि अगर पैसा देने वाला टीडीएस नहीं काट रहा है तो पैसा लेने वाले को टीसीएस लेना पड़ेगा। अरे यार सेम है, 50 लाख के ऊपर 0.1%। तो वहां पे नीचे आंसर पे नेक्स्ट पेज पे जाओ प्लीज, मिला। अरे बोलो यार, सेम अमाउंट है, मिल रहा है क्या। बस यहाँ पे कलेक्टेड बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है, कलेक्टेड। अगर ये टीडीएस काटता तो 1700 2800 काटता, ये टीसीएस ले रहा है तो 1700 2800 लेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर। अरे बोलो प्लीज। नीचे बोला वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ पैन हैज नॉट बीन फर्निश। पैन फर्निश नहीं किया तो टीडीएस का रेट 5% हो जाता है और टीसीएस का रेट कितना हो जाएगा 1%। मिल रहा है क्या। और कोई भी कुछ भी उठा लो, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी। 135 पेज पे आ जाओ। मिला। क्वेश्चन नंबर 3 कराओ। 136 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। Examine the applicability of TDS provision and the TDS amount in the cases. Rent paid for hire of machinery by B Limited to Raman 2,60,000 on 27 September 24. Please बोला B Limited मतलब कॉर्पोरेट है। सो 194 में आई पे रेंट। अरे बोलो यार, रेंट में अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टीडीएस नहीं आएगा, टैक्स ऑडिट नहीं है तो। बट यहाँ पे पेयर कंपनी है तो कंपनी को हमेशा टीडीएस आएगा। 2,40,000 के ऊपर है तो 260 पे, प्लांट एंड मशीनरी पे 2%, तो 260 पे 2% आ जाएगा। अरे यार मिल रहा है क्या। फीस पेड ऑन 1 December 24 बाय टू डॉक्टर श्रीवत्सन बाय सुंदर HUF 35 सर्जरी ऑफिस फैमिली मेंबर। बेटा 194 सीजे में पर्सनल पेमेंट है तो टीडीएस नहीं आएगा। डॉक्टर को पेमेंट दिया तो प्रोफेशनल फीस 194 जे में जाता है, बट पर्सनल है तो टीडीएस आने वाला नहीं है। ABC Limited paid 19,000 to one of its director as a sitting fees on Jan 25। 194 जे में डायरेक्टर फीस में कोई लिमिट नहीं था तो हमेशा टीडीएस आएगा नहीं आएगा, आएगा। एट द रेट क्या बोला है 10%। अरे यार समझ रहा है क्या, तो दिया है बस ऐसे समझो कुछ नहीं। कौन से टेक्स्ट बुक के, कौन से बुक में, डीटी में, वो तो कराया होगा ना। हाँ तो मैं भेज दूंगा। मेरे को एक बार 2 बार याद दिलाओ, एक आज भेज दो मैसेज और एक संडे को भेज देना बस, तो मैं भेज दूंगा।